नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं एक विशेष एनोमली है। लोगों के दिमाग में बहुत कन्फ्यूज़न है और एक बात तो समझ लीजिए कि हम कोई न्यूज़ नहीं हैं, हम कोई न्यूज़ देने वाले व्यक्ति नहीं हैं और ना ही हमारा संस्थान कोई न्यूज़ देता है। हम एनालिसिस करते हैं। आपको ब्रेकिंग न्यूज़ चाहिए, हमें मत देखिए। आपको अगर उसकी संपूर्ण एनालिसिस चाहिए, उसके अंदर की गहराई चाहिए, उसके अप एंड डाउन चाहिए, आपको बोलने के लिए चाहिए, आपको लिखने के लिए चाहिए, आपको वो विषय जानना है जिससे यूपीएससी लिखना है, जिसको और लिखने की राइटिंग की स्किल्स डेवलप करनी है, जुडिशल सर्विसेज, हायर जुडिशल सर्विसेज, जजेस प्रमोशन, जजमेंट राइटिंग, किसी को भी लिखना है और उसको एग्ज़ाम देना है, या फिर समाज के अंदर वो अपने आप को प्रिवेल करना चाहता है, समाज के अंदर वो ऐसी पोजीशन चाहता है कि उसको ज्ञानी कहा जाए, तो ही आप हमारी टीम के द्वारा की गई एनालिसिस जो मैं बोलता हूँ उसको देखिएगा। आप हमें अगर जुडिशल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, हायर जुडिशल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप लॉ में कैरियर देखना चाहते हैं, या वाकई में लॉ में अपडेट होना चाहते हैं, आप हमारे संस्थान की मदद करिए, हम आपकी मदद करते हैं। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आपको कोई विशेष प्रश्न है तो गूगल डॉक का एक लिंक पड़ा हुआ उसको कर सकते हैं। आप हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आप हमें बाकी तमाम तरह के चैनल्स हैं जिन पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इंग्लिश और तमिल वर्जन भी हमने शुरू किया है, एआई से बनाकर इसी वीडियो का रिप्लिकेट बनाते हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। और ये वीडियो जो लोग भी देख रहे हैं उनको विशेष कंसेशन जुडिशल सर्विसेज में मिल सकता है। हरियाणा एडीए का पेपर आया है, आप अगर हरियाणा एडीए हमारी टीम से संपर्क करते हैं तो आपको विशेष कंसेशन के लिए आप आग्रह कर सकते हैं। ये वाला वीडियो देखा, ये लिंक अगर जैसे उसको भेजेंगे तो वो समझ जाएंगे कि आपने वो भेजा है और आपको विशेष 25% तक उसमें छूट की संभावनाएं हो सकती है। खैर, हम लोग आ जाते हैं कि एक विषय कॉन्स्टिट्यूशनल एनोमली है। कॉन्स्टिट्यूशनल एनोमली ये है कि संभल मस्जिद का मामला जब ऑनरेबल कोर्ट के सामने आया था तो उस समय एक सवाल खड़ा हुआ। ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना ने एक आदेश कर दिया था और ये कहा था जब तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट डिसाइड ना हो जाए तब तक किसी और इस तरह के मस्जिद या पुराने रिलीजियस स्ट्रक्चर का कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा। कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा का मतलब कोर्ट उसका केस नहीं सुनेगा। हालांकि उस सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर के बाद से स्टे हो गया और स्टे होने के बाद अभी हमारे देश में जो खुदाइयाँ चल रही थी वो खुदाइयाँ या जो लोग एक्टिविज्म कर रहे थे, रिलीजियस एक्टिविज्म, वो थोड़े शांत हो गए। उनको डिस्करेज भी हुआ, उनको आघात भी लगा कि पाकिस्तान बन भी गया है, पाकिस्तान का निर्माण भी हो गया है और पाकिस्तान का निर्माण होने के बावजूद हिंदुस्तान के अंदर वो आक्रांताओं के स्ट्रक्चर उनको हम वापस भी नहीं ले सकते जो कि हमारे पूर्वजों ने हिंदू मान्यताओं के अनुसार मंदिरों का निर्माण किया था और उन मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बना ली गई थी। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे कर दिया था, कोई केस इस पर आ नहीं सकता और फिलहाल सभी केसों को स्टे कर दिया गया था कि जब तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट डिसाइड ना हो जाए तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भोजशाला का जजमेंट कैसे कर दिया, भोजशाला में ये कैसे सिद्ध कर दिया कि ये हिंदुओं का प्लेस है, इनमें हिंदुओं को ही पूजा पाठ करने का अनुमति है, यहाँ नमाज पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाते हैं। आखिर इसके पीछे की एनोमली क्या है? मैं समझता हूं कि इसके पीछे बड़ा संघर्ष के अलावा हमको ये भी समझना चाहिए कि ये पूरा प्रकरण जब तक हम इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं समझेंगे, इसकी लीगल सैंक्टिटी नहीं समझेंगे पिछले 800 वर्षों की कम से कम, तब तक हमें समझ में नहीं आने वाला है कि आखिर ऑनरेबल कोर्ट ने ये करते समय क्या सोचा था, ऑनरेबल कोर्ट के मन में आखिर क्या था। एक चीज़ भोजशाला कॉम्प्लेक्स के मामले में समझ लीजिए। भोजशाला जब बनी थी, भोजशाला का मतलब था कि उस समय ज्ञान का केंद्र, भोज राजा भोज ने अपने नाम से ज्ञान के केंद्र के रूप में बनाया था। इसको दूसरे से भोज की पाठशाला, आप इसको समझना चाहें तो भोज की पाठशाला है। राजा भोज जब 11वीं सदी में सत्ता पर बैठे थे या उससे आगे पीछे बैठे थे तो कहते हैं कि परमार वंश के शासक ने जब धार को अपनी राजधानी बनाया तो उन्होंने वहाँ अगल बगल के क्षेत्रों में 40 से ज़्यादा मंदिर बनवाए। इसके अलावा राजा भोज देश भर में जहाँ कहीं भी जाते थे उस जगह को जीतने के बाद वहाँ एक भोजशाला बनवाते थे। किसी को भोज मंदिर कहा गया, किसी को भोज क्षेत्र कहा गया, किसी को अलग अलग, मतलब भोज उसमें जुड़ा होता है, तो वो भोजशालाएँ बनवाते थे।
थे, यानी कि वो स्कूल्स बनवाते थे और वो वांग देवी की पूजा करते थे, यानी कि माता सरस्वती की पूजा करते थे, भगवान शिव को वो मानते थे, भगवान विष्णु को भी वो मानते थे। खासतौर से उनको शैविज्म का वो माना गया। अब उज्जैन की नगरी बगल में ही थी तो शैविज्म को फॉलो करना मजबूरी मतलब एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो राजा भोज जहाँ कहीं भी जिस क्षेत्र में जीतते थे वहाँ जाकर बच्चों के लिए वेदों का अध्ययन, पुराणों का अध्ययन, उपनिषदों का अध्ययन और भारतीय संस्कृति का अध्ययन, क्योंकि हमारे यहाँ जो एजुकेशन होती थी 1835 से पहले वो एजुकेशन ही शास्त्रों की होती थी। आज स्किल डेवलपमेंट होता है, एजुकेशन शिक्षा तो हम लेते ही नहीं है। स्किल डेवलपमेंट का मतलब है पेट कैसे पाला जाएगा और पेट पाल मतलब धन कैसे अर्जित होगा और धन अर्जित करके ये कैसे वो स्टेटस की तरफ बढ़ेगा और कैसे दूसरों को नीचा दिखाएगा और कैसे खुद बड़ा बन जाएगा। जबकि सत्य ये है कि भारतीय संस्कृति में जब हम एजुकेट करते हैं, जब हम संस्कार संस्कृति डालते हैं तो फिर वहाँ स्टेटस की बात नहीं आती, वहाँ दौड़ की बात नहीं आती, वहाँ स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई अलग से तैयारी नहीं होती। स्किल डेवलपमेंट जाति व्यवस्था के अनुसार चलता था और जाति व्यवस्था का मतलब होता था कि वो अपनी जाति में जहां पर वो पैदा हुआ उसके पास रोजगार है, वो अपने पिता माँ परिवार से रोजगार सीखेगा और उसी रोजगार में वो लगा रहेगा और वो रोजगार उसके लिए रिजर्व है। रिजर्व रोजगार का मतलब है कि जिस जाति का वो व्यक्ति है वो रोजगार भी उसके लिए रिजर्व है, कोई दूसरा नहीं करेगा, उसकी जाति ही करेगी। और विवाह भी जाति विवाह होगा ताकि लड़की भी अगर आए तो वो भी इस परिवार में एडजस्ट होकर व्यवसायी मानसिकता से धनी हो। लेकिन ये एजुकेशन लेने जब गुरुकुल में जाएंगे तो इनको उपनिषदों की एजुकेशन मिलेगी, पुराणों की, वेदों की और भारतीय संस्कृति की एजुकेशन मिलेगी, ब्रह्मांड की एजुकेशन मिलेगी, जो जिस तरह का है, मतलब जो जिसकी जो कैपेसिटी हो सकती है। तो फिर भोजशाला इसलिए बनवाई गई थी क्योंकि जो डिग्रेडेशन आ रहा था, गुप्तों के बाद से डिग्रेडेशन थोड़ा शुरू हुआ, या मैं कहूँ राजपूत काल में डिग्रेडेशन शुरू हुआ। ये ट्राई पार्टी जो युद्ध चला जिसमें उत्तर भारत, दक्षिण भारत और पूर्वी भारत, ये तीन भारत बने, इस समय युद्धों का काल कहा जाता है। और राजपूत काल में एजुकेशन पर बताते हैं बहुत काम नहीं हुआ। जो एजुकेशन स्टेब्लिश, ऐसा नहीं है उन्होंने एजुकेशन नहीं की, लेकिन जो काम होना चाहिए था, रिसर्च वर्क होना चाहिए था, वो थोड़ा कम हुआ। नतीजा निकला कि जब राजा भोज बैठे सत्ता में तो उन्होंने पूरी कोशिश की कि वो पुनः जहाँ जहाँ उनका शासन है वहाँ पर स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ खोली जाएँ और उनमें शिक्षाएँ दी जाएँ, उनमें स्किल डेवलपमेंट या फिर साइंटिफिक शिक्षाओं के अलावा धार्मिक शिक्षाएं, या धार्मिक शिक्षाएं रिलीजियस एजुकेशन नहीं है। धार्मिक शिक्षाओं का मतलब है ब्रह्मांड की जानकारी। रिलीजियस एजुकेशन आप ये मुसलमानों और ईसाइयों के लिए कह सकते हैं कि उनका एक पैगंबर आया, उसने जो बताया सही बताया है, गलत बताया, वही फॉलो करना है, बाकी सब गलत है। आप रिसर्च कर सकते हैं, उसमें पॉजिटिव आ सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते हैं तो आप बेकार आदमी हैं और आपको हूरों के पास जाना चाहिए। ये उनका फॉर्मूला था, ये भारत का फॉर्मूला नहीं है। भारत का फॉर्मूला तो शास्त्रार्थ का फॉर्मूला। राजा भोज ने 1043 में ये भोजशाला धार में बनवाई जहां पर उनकी राजधानी थी। धार में इस टेंपल में मैं भी गया था 3 साल पहले और वहां शुक्रवार का ही मतलब मंगलवार का दिन था, हमने वहां हनुमान चालीसा पढ़ी थी और मैं राजा भोज का महोत्सव होता है, भोज महोत्सव में मैं बीइंग ए वक्ता वहां पर गया था राजा भोज के लिए। तो मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था इस भोजशाला में जाने का। बाहर कमाल मौला की मजारें वजारें बनी हुई हैं कई स्टेजेस में, वो दिखाई देता है कि वहाँ कैसे चारों ओर से घेरा गया। इसका इतिहास ये है कि राजा भोज के बाद खिलजी ने, ऐसा कहते हैं कि उसने 3 बार आक्रमण किया, वो जीत नहीं पाया। तीसरी बार में जब उसके उत्तराधिकारी ने आक्रमण किया तो वो भोजशाला तो नहीं जीत पाया, लेकिन उसने बाहर के चबूतरा और जगह घेर ली, जो उसने जगह बाहर कवर करके रखी, उन जगहों पर उसने कमाल मौला की मज़ारें बनवाई। जबकि कमाल मौला के विषय में कहा गया कि वो तो ना तो वहाँ पर था और ना ही वो मरा था, वो मरा अहमदाबाद में था, इसलिए उसको वहाँ दफन किया गया था और वो कर्णवती का में रहा करता था। तो फिर यहाँ कमाल मौला को इस्टेब्लिश करने का क्या मतलब है? और दोनों का समय भी 200-250 वर्ष बाद ऐसा कैसे हो सकता है? 15वीं शताब्दी में ये शुरू हुआ। तो इसके पीछे का कारण ये है कि किसी न किसी नाम से इस्टेब्लिश करना, किसी न किसी नाम से उसको दोबारा करना, और मुस्लिम आक्रांताओं का मानना ये रहा होगा कि वो दोबारा इस पूरे विषय को, मतलब जब लंबा समय हो जाएगा तो लोग भूल जाएंगे, रिसर्चें नहीं करेंगे और सब इस्लाम स्वीकार कर चुका होंगे तो फिर बात ही खत्म हो गई। कौन इस पर सवाल खड़े करे? जैसे खाली में आज कोई सवाल नहीं खड़े करता।
था। तो भोजशाला में ये हुआ, लेकिन मुस्लिम आक्रांताओं ने क्या किया, जब अंदर वो घुसे, कब्जा तो नहीं कर पाए, लेकिन जब वो अंदर उनका मुगलों का फुल फ्लैश शासन आ गया, उस समय उन्होंने भगवान की मूर्तियां, भगवान विष्णु की मूर्ति या फिर माता सरस्वती, जिसको वांग माता वांग देवी कहा गया, उनकी मूर्तियों को वहां से तोड़ दिया, तोड़कर वहीं उनको दफन कर दिया गया और उनके जो बाकी स्ट्रक्चर था उससे रीस्ट्रक्चर्ड करके भोजशाला बना दी गई। अब ये विषय 1903 तक ऐसा ही चला। 1903 में अंग्रेजों ने खुदाई करवाई और अंग्रेजों ने जब खुदाई करवाई तो वहां माता की मूर्ति उन्होंने निकाली, बाद में जाकर उसको लंदन म्यूजियम में रख दिया और पिटिशनर्स ने पूरा इसका विवरण ऑनरेबल कोर्ट के सामने दिया कि आज, और वो वेबसाइट और लिंक भी दिए कि भाई ये पूरा विवरण दिया है कि बांग माता की मूर्ति कहाँ रखी हुई। इसके अलावा आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो अंग्रेजों के द्वारा किया गया था और उनके द्वारा पास किए गए 1908 और उससे पहले आगे पीछे के गैजेटियर, अंग्रेज गैजेटियर पास करता था। गैजेटियर का मतलब होता था कि वो उसमें पूरा इतिहास लिखता था और आज की पोजीशन लिखता था। अंग्रेजों के गैजेटियर में भी उस पूरे भोजशाला को यही सिद्ध उन्होंने किया कि ये वांग देवी की मूर्ति यहाँ पर हुआ करती थी और ये भगवान ये जो है वो मंदिर के साथ साथ पाठशाला हुआ करती थी, भोज की पाठशाला। ऐसी परिस्थिति में जब वो मूर्ति उखाड़ी गई तो मूर्ति उखाड़कर वो म्यूजियम में ले गए और उसका डिटेल आज भी मौजूद है कि वो उनके पास, यानी कि लंदन म्यूजियम में भोजशाला की जो माता सरस्वती की मूर्ति है वो वहाँ पर रखी गई। अब ये विवरण पूरा दिया गया। 2003 में सरकार की तरफ से या 2003 में एक नोटिफिकेशन जारी हो गया। वो नोटिफिकेशन ये कहता है कि भाई यहाँ पर हिंदुओं को मंगलवार को पूजा करने का या हनुमान चालीसा करने का अधिकार, क्योंकि वहाँ लॉर्ड हनुमान जी की एक बड़ी मूर्ति हुआ करती थी जो इन लोगों ने तोड़ी होगी, और शुक्रवार को नमाज की जा सकती है। अभी एक प्रकरण पिछले इसी साल फंस भी गया था कि जिस दिन मंगलवार था उसी दिन नमाज, उसी दिन जिस दिन वसंत पंचमी थी, क्योंकि माता वसंत पंचमी का जो पूजा होती है वो माता सरस्वती वांग देवी की ही होती है, जो भोजशाला की मुख्य आइडल है या मुख्य देवी हैं। तो ऐसी परिस्थिति में शुक्रवार के दिन ही वो पड़ गया। अब उसमें एक भेद पड़ गया और सुप्रीम कोर्ट तक मामला आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश यही किया कि भाई एक काम करते हैं, एक साइड से एंट्री मुसलमानों की कर दी जाए और वरिष्ठ प्रशासक यहाँ पर लगा दी जाए ताकि वहाँ वो नमाज कर सकें और बाकी का यहाँ पर त्यौहार होता रहेगा, ये लोग त्यौहार मनाएं। मैंने उस दिन भी कहा था कि ये अच्छा प्रेसिडेंट नहीं है। हर शुक्रवार को वो नमाज पढ़ते हैं, लेकिन साल में एक बार ही कहीं बसंत पंचमी का अवसर आता है, इतना कॉम्प्रोमाइज़ करना ठीक नहीं। लेकिन उनका कहना था कि 2003 में जो आदेश किया गया वो आदेश ही सर्वमान्य है। वो आदेश, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये है कि आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का डिसीजन हुए बगैर, सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बगैर भी कैसे इसको कर दिया गया। तो इसके दो प्रमुख कारण, एएसआई से ऑनरेबल हाई कोर्ट में जब ये पिटीशन गई, हालांकि हाई कोर्ट में ये पिटीशन 2003 में जिस समय हुआ था उसी समय हाई कोर्ट में पिटीशन चली गई। बाद में मोदी जी की सरकार बन गई और सरकारें भारतीय जनता पार्टी की बन गई, तो लोगों में एक एक्टिविज्म, रिलीजियस एक्टिविज्म और जाग गया, तो बहुत सारी पिटीशनें और आ गई। कुछ पिटीशनें ट्रस्टों की तरफ से आ गई और वो पिटीशनें फिर कुछ वकील भी स्पेसिफिक उसमें इन्वॉल्व हो गए, पुराने वाले जो लगे थे वो लगे ही थे। और फिर हाई कोर्ट के 2 जजेस की बेंच के सामने आया। 2 जजेस की बेंच ने कहा कि भाई एएसआई को लिख देते हैं। एएसआई को सर्वे के लिए लिख दिया। अब फिर वही प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट फंसता था, तब फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको क्लियर कर दिया था। बाद में जजेस ने कहा एएसआई की रिपोर्ट के बावजूद हम भी वहां विजिट करने जाएंगे। वो कुछ समय पहले ही विजिट करने गए और दोनों जजेस ने लगभग 1 घंटे तक जो एएसआई की रिपोर्ट आई थी उसके आधार पर स्वयं देखा। ये बात भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आई थी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था और ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि हाई कोर्ट को हम रोक नहीं सकते और हाई कोर्ट का कोई जज अगर एविडेंस के लिए विजिट करना चाहता है तो ये इससे अच्छी बात नहीं हो सकती, क्योंकि सीपीसी में भी और सीआरपीसी में भी ये जजेस को राइट है कि वो मौका मुआयना करें और उनको ही करना चाहिए। क्योंकि वो नहीं कर पाते हैं इसलिए वो कमीशन अपॉइंट करते हैं, इसलिए इन्वेस्टिगेशन आगे चलता है। अदरवाइज अगर जज सीधा काम करे तो इसमें कोई समस्या किसी को नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पर 2 जजेस ने विजिट करने के बाद
आज डिसीजन दिया। डिसीजन में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा कि यहाँ मुस्लिमों, ये जो पूरी भोजशाला है, भोजशाला में जो स्क्रिप्चर्स लगे हुए हैं या फिर जो वहाँ पर लिखा हुआ है वो संस्कृत में, पाली में लिखा हुआ है और ये रीस्ट्रक्चर्ड किए गए हैं। वहाँ सारे हिंदू निशान अंदर मिलते हैं, कोई मुस्लिम निशान नहीं मिलता। मुसलमानों ने कब्जा करके कमाल मौला वहाँ बाहर मजार शुजायर बना ली। कमाल मौला का भी कोई अस्तित्व यहाँ पर नज़र नहीं आता, क्योंकि स्क्रिप्चर और बाकी के जो डॉक्यूमेंट हैं वो सब यही बता रहे हैं कि कमाल मौला तो अहमदाबाद में मरे थे और कर्णावती में वो रहते थे, तो यहाँ कोई कमाल मौला का इस मतलब कोई अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन ये सिर्फ एक भू राजनीतिक आंदोलन और कब्जे की प्रक्रिया थी, इसलिए ऐसा हुआ। अतः मुसलमानों का चूंकि वहाँ पर कोई हिसाब किताब नहीं है, अतः वो नमाज नहीं पढ़ सकते, हिंदुओं को ही वर्शिप करने का अधिकार है। सवाल यही है कि हिंदू मुसलमानों को वहाँ जो ये बताया गया है तो हिंदुओं को कैसे, अब इसमें भेद समझना चाहिए। भेद ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट केवल वहाँ पर बाधा पैदा करता है जहां पर मुसलमानों का ही पोजीशन हो और मुसलमान अपनी ओनरशिप क्लेम करते हो। ये वहां पर लागू नहीं हो सकता जो एएसआई के संरक्षण में, चूंकि ये इमारत 1903 से एएसआई के संरक्षण में है, डिक्लेयर्ड है, अंग्रेजों के समय से, मतलब पिछले 125 साल से एएसआई के पास है। तब हाई कोर्ट ने कहा कि चूंकि ये एएसआई के पास है, अब केवल इस बात की बात यहां पर आती है कि इसमें जो पूजा पाठ है वो किसको अधिकार है। दूसरी बात ये भी आती है कि 2003 में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ एएसआई की तरफ से कि शुक्रवार को नमाज की जा सकती है और मंगलवार को वहाँ पर चालीसा की जा सकती। इस नोटिफिकेशन में एक एरर है और वो एरर ये है कि मुसलमानों का, मुस्लिम पक्ष का उसमें कुछ भी लेना देना नहीं है। ये बात साफ हो चुकी है कि ये प्रीमाइसेस पूर्ण रूप से हिंदू संरक्षित हिंदू प्रेमाइसिस है, हिंदू देवी देवताओं का स्थान है। हिंदू स्क्रिप्चर्स के वहाँ पर पुराने खंड लेख लिखे दिखाई पड़ते हैं और वहाँ पर संस्कृत में, पाली में और बाकी भाषाओं में वो भगवान राजा भोज के अपने स्क्रिप्चर्स या पुराने वेदों के स्क्रिप्चर्स या बाकी के सब चीज़ें दिखाई देती। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर मुसलमानों को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है, जबकि कमाल मौला का स्थान उन्होंने बाहर कब्जा करके रखा है और वो बाहर भी उसका कोई अस्तित्व नहीं बनता है। अतः एटलीस्ट भोजशाला में पूजा करने का अधिकार केवल हिंदुओं का बनता है, मुसलमानों का इसमें कोई अधिकार नहीं बनता। अब समझ लीजिए कि ये जो बिल्डिंगें एएसआई के पास संरक्षित हैं देश भर में, या भारत सरकार के संरक्षण में हैं या राज्य सरकार के संरक्षण में हैं, इन पर कहीं भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर्स पर लागू होता है। इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर्स का मतलब है कि जैसे वो स्ट्रक्चर जो कि हम ज्ञानवापी का कहते हैं, ज्ञानवापी में कब्जा था, हालांकि नीचे कब्जा व्यास जी का होता था, ऊपर ये लोग कब्जा किए हुए हैं। यहाँ पर सर्वे करके और आवश्यकता है। लेकिन अगर ये एएसआई के संरक्षण में होता या किसी सरकारी स्ट्रक्चर सरकार के संरक्षण में होता तो फिर ऐसी परिस्थिति में वो भारत सरकार है। अब सिर्फ इतनी बात सी प्रूफ करनी होती है कि आखिर किसको यहाँ पर पूजा पाठ या नमाज पढ़ने का अधिकार है। तो एएसआई के संरक्षण वाली बिल्डिंगें यानी कि भारत सरकार की ओनरशिप है। अब अगर किसी का राइट बनता है तो वो हिंदुओं का इसमें राइट बनता है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से सर्वे, स्क्रिप्चर्स, हिस्ट्री और सब कुछ सब मिलाकर सुप्रीम हाई कोर्ट ने लगभग 200 पेज से ऊपर का जजमेंट लिखा और उस जजमेंट में उन्होंने ये सिद्ध किया कि इसमें कमाल मौला का कोई अस्तित्व नहीं है। ये खलजी के द्वारा स्ट्रक्चर को गिराना और कब्जे करने की, मतलब आक्रांताओं के द्वारा विंडलाइजेशन की प्रक्रिया थी, जो वो आइडल से नफरत करते थे, मूर्तियों से नफरत करते थे, इसलिए मूर्तियों को तोड़कर वो मस्जिद का स्ट्रक्चर या फिर किसी मजार मौलवी का स्ट्रक्चर उसको बनाया करते थे। हाई कोर्ट ने इस बात का निर्णय आज साफ तौर पर कहा। अभी मैं नहीं मानता हूं कि ये फाइनल हो गया होगा, क्योंकि अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जरूर आएगा, क्योंकि मानेंगे नहीं, भू राजनीतिक आंदोलन करने वाले बड़े बड़े वकील खर्च करके, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी सुनवाई होगी, क्योंकि जरा जरा से नोटिफिकेशन की सुनवाई तो सुप्रीम कोर्ट बार बार आ रही थी। आप सोचो कि हाई कोर्ट के 2 जजेस अगर वहां पर केवल विजिट करने जा रहे थे तो भी मामला सुप्रीम कोर्ट आया था, जब सर्वे का आदेश दिया था तब भी सुप्रीम कोर्ट आया, तो जजमेंट क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट आएगा? सुप्रीम कोर्ट में जब आएगा तो एक बार फिर से हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज ऑनरेबल हाई कोर्ट के 2 जजेस की बेंच ने बाकायदा निर्णय बहुत अच्छा लिखा है और उसको क्लैरिफिकेशन के साथ बताया है कि आखिर क्या इसके पीछे की थीम है और इसके पीछे का क्या विचार है।
मैं समझता हूँ आपको पूरा एनालिसिस अंदर तक हम घुसकर समझाने में सफल हुए होंगे। आपको कुछ इसमें कमियां लगती हैं, क्या और होना चाहिए, तो लिखकर ज़रूर बताइएगा। हम अगली बार उसको ज़रूर सही करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।